आदरणीय राजनाथ जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे न सिर्फ एक नए कार्य की जिम्मेवारी दी है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता की नजरों में, देश की जनता की नजरों में एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मित्रों, राजनाथ जी बोलने के लिए खड़े हो गए, मुझे बिठा दिया। वैसे बाहर के लोगों को इस घटना का मूल्य समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। सिर्फ पद होने पर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, दिल होने पर करता है। और ये जो दरिया दिली की जिसको कहें, वो माननीय अध्यक्ष जी ने दिखाई है। और यही चीज है जो हमें दिन रात दौड़ने के लिए ताकत देती है। आखिरकार हम सब कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता के नाते हमें जब जो दायित्व मिलता है, उस दायित्व को जी जान से करना, पूरी शक्ति झोंक देना। ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उसका पूरा उपयोग इस दायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए। ये हम सभी कार्यकर्ताओं को संस्कार मिले हुए हैं, और उस कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मुझे बनाया है, एक प्रकार से मेरा मोल्डिंग किया है। उंगली पकड़ करके मुझे चलाया है। मेरी सारी कमियों को दूर करते 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 मुझ में अच्छाइयां भरने का लगातार प्रयास किया है। और कितने वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पीछे अपनी शक्ति और समय लगाए हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जितना शक्ति और समय अपने बच्चों को दिया होगा, उससे ज्यादा मुझे दिया है, और मेरा लालन पालन किया है, मेरा मोल्डिंग किया है। और ये जो संस्कार मिले हैं, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये जो क्षमता मिली है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। इस पर अधिकार अगर सबसे पहले कोई इसका है, तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का है। देश के सामान्य नागरिकों का है। और आज इस पद को प्राप्त करने के बाद मैं जब पहली बार आप सबके बीच आया हूं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं, मित्रों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस परंपरा के सिपाही हैं, जहां पदभार यह व्यवस्था है, कार्यभार ये जिम्मेवारी होती है। पदभार किसी एक को होता है, कार्यभार सभी लाखों लागों पे होता है। और इसलिए पदभार और कार्यभार दोनों को संतुलित रूप से चलाते हुए हम सभी मिलकर के इस देश के सामान्य नागरिक की जो आशा आकांक्षा है, उसको परिपूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं का पर विश्वास है।
मित्रों, मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास इसलिए है, एक समय था जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगते थे। स्वतंत्र गोवा के आंदोलन में जगन्नाथराव जोशी जैसे महापुरुषों ने जुल्म सहे थे, जेलों में जिंदगी गुजारी थी, और भारतीय जनसंघ का उस जमाने का कार्यकर्ता इस गोवा की आजादी के लिए जी जान से खपा रहता था। मित्र, अब तब कहां पता था कि हम कभी इस राज्य के भाग्य के नियंता भी बन सकते हैं। जब हमारी जमानतें जब्त होती थी, उम्मीदवार ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, तब भी भारत मां की जय कह करके ये हजारों कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते थे। ये पूंजी किसके पास है? आज केरल में देखें, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में देखें, मित्रों, कई और कई हमारे कार्यकर्ताओं ने जिंदगी गंवाई है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, हमें अपने विचारों से विचलित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी न भारतीय जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न उसने रुकने का नाम लिया, न उसने थकने का नाम लिया, न उसने झुकने का नाम लिया। यही तो विरासत है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ता नाम की जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता नाम का हमारे पास पद जो है, और यहां जिला कक्षा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। ये जिला स्तर के कार्यकर्ता जब मेरे सामने बैठे हैं, तब ये पार्टी में ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका कभी अखबार में नाम नहीं छपा होगा, ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका चेहरा कभी टीवी पर दिखाई नहीं दिया होगा, अनेक लोग होंगे जिनकी पहचान तक नहीं होगी, लेकिन 2-2, 3-3 पीढ़ी से पूरा का पूरा परिवार भारत मां की जय करते करते अपना परिवार लुटाता रहा है, तब जाकर के पार्टी बनी है। मित्रों, ये पार्टी को सपने लेकर के चली है। राजनीतिक जीवन को हमने सेवा का माध्यम माना है। व्यवस्थाएं बदलने के लिए, व्यवस्थाओं को दिशा देने के लिए, समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए निर्णय करने की व्यवस्था में होना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए चुनाव जीत करके सत्ता में पहुंचना आवश्यक होता है। तब जाकर के फैसले कर सकते हैं, तब जाकर के निर्णय कर सकते हैं। सत्ता हमारे लिए भोग का साधन नहीं है। मित्रों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के। सुचारू ढंग से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे थे। लेकिन क्या कभी हमारे में से किसी ने उनकी सरकार पर कोई आरोप लगा था, ऐसा सुना है? क्या कभी सुना है आपने? क्या मनोहर पर्रिकर पर कोई आरोप लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है? तो मित्रों, ये दिल्ली में बैठे उन पर दिन रात क्यों लगता है? क्या कारण है? और उनको कोई परवाह भी नहीं है। मित्रों, वे करप्शन प्रूफ हो चुके हैं, उनको इसका कोई असर ही नहीं होता है, और हंसी मजाक में निकाल देते हैं। मित्रों, और कितनी बेशर्मी तो देखो, अरबों खरबों रुपया खर्च करके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं,
भारत के निर्माण पे हक है मेरा। लोग कहते हैं भारत के निर्माण पे शक है मेरा। अब सुनिए, गौर से सुनिए, आपको शक सुनाई देगा, हक नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं कि आपके आंख कान में वही शब्द गूंजेंगे, शक है मेरा। ये काम किया है इन्होंने मित्रों। अभी अरुण जी कह रहे थे, वेल बिगिनिंग हाफ डन है, वेल बिगन हाफ डन। मैं कहता हूं वेल बिगन हाफ वन। मित्रों, एक सही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, और हम सबको जो छोटा मोटा दायित्व मिलता है, जिसके जिम्मे जो काम आएगा, उस काम को इतने गर्व से, इतनी मेहनत से हम करेंगे कि राजनाथ सिंह जी ने जो सपने देखे होंगे, जो डिजाइन बनाई होगी, उसको हम परिपूर्ण करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ये दिल्ली में जो सरकार है, अभी क्या समस्या है भाई आपको? आप तो जीटीवी वाले हैं, तो वो तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। वैसे सब अच्छे होते हैं, वरना कल एक स्टोरी चलेगी, ब्रेकिंग न्यूज। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी ने इंटरनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई थी। सभी मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे, और अचानक उन्होंने खड़े होकर के छत्तीसगढ़ में जिन लोगों की हत्या हुई, उनके प्रति एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने शुरू किया वहीं से। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोगों ने आज अपनी बातचीत का प्रारंभ छत्तीसगढ़ से किया है, और मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि के भाव प्रकट किए हैं। मैं भी उसमें मेरा स्वर मिलाता हूं, लेकिन साथ साथ छत्तीसगढ़ में सामान्य मानवी की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, उन पुलिस के जवानों के लिए भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने कहा, मैं इसके साथ साथ हिंदुस्तान के 2 सिपाहियों के सर काट के ले गए हैं, उन शहीद सिपाहियों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने कहा, इतना ही नहीं, केरल के मछुआरे जिनको विदेशियों ने आकर के गोलियों से भून दिया, मैं उन शहीद मछुआरों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मित्रों, दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। 1-2 साल का छोटा बालक कुछ भी अगर समझता नहीं है, लेकिन उसके पिताजी उसको एक खिड़की पर खड़ा कर दें और उस बच्चे को कहें कि बेटे कूद जाओ, वो बच्चा समझ हो या न हो, लेकिन बाप के प्रति भरोसा होता है, वो कूदता है और बाप उसको झेल लेता, पकड़ लेता। भरोसा नाम की चीज जो है, वो सारी तंत्र को चलाती है मित्रों। और एक बार भरोसा खत्म हो जाए, आप घर से, ऑफिस से घर निकले हो, और अगर आपको भरोसा न हो कि घर में खाना पका होगा कि नहीं पका होगा, तो आप जरूर
बाजार से कुछ थैले में लेकर के जाओगे। क्यों? पता नहीं पका होगा कि नहीं पका होगा। जब भरोसा टूट जाता है तब लोग और रास्ते ढूंढते हैं। आज देश में भरोसा टूट चुका है। इतना ही नहीं, हर पल प्रति पल एक के बाद ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें देश का भरोसा टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर एक जवान बेटी जब घर से बाहर गई हो और शाम को 6 बजे से पहले अगर घर न लौट पाए तो मां बाप का वो घंटे 2 घंटे का समय इतने संकट से गुजरता है, उसको भरोसा नहीं बेटी वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। किसान अपनी फसल पैदा करता है, उसे भरोसा नहीं है कि पैदावार के बाद भी दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कब नीतियां बदल दे पता नहीं मित्रों, आधी रात में नीतियां बदल देते हैं। और किसके लिए बदलते हैं वो भी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है तब पता चलता है क्यों बदला था। ये हाल है मित्रों। मेरे जीवन में गोवा अब एक विशेष स्थान पा लिया है। अखबार भी लगातार लिख रहे हैं कि मोदी के जीवन में गोवा बहुत लकी है। मित्र, मुद्दा मोदी के लक का नहीं है। यही गोवा है जिसने 2002 में मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया था। और उसका नतीजा यह आया कि आज गुजरात चाइना के साथ स्पर्धा करने लगा है। अगर गोवा ने मुझे वो परवाना न दिया होता तो शायद मेरा गुजरात उसकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य न मिला होता। मित्र, मुझे गोवा से जब जब आशीर्वाद मिले हैं उस काम ने नई ऊंचाइयां पार की है। और इसलिए मुझे भरोसा है इस बार भी कि गोवा ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो कार्य दिया है वो भी शानदार जानदार तरीके से यशस्वी होगा, ये मेरा विश्वास है मित्रों। मित्र, दिल्ली की सरकार वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को स्वीकार करने के लिए मूड में नहीं है। जब तक और उनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। और मैं इस देश के पॉलिटिकल पंडितों को, डिबेट करने वाले महाशयों से, राजनीतिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करने वाले महापुरुषों से मैं इस मुद्दे पर चाहूंगा कि आगे चर्चा हो देश में, उस बात को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस मूलतः सत्तावादी मानसिकता से ग्रस्त है। उसे कुछ कम मंजूर नहीं होता है। जब तक दिल्ली में उनकी सरकार थी, राज्यों में उनकी सरकार थी, पंचायतों में उनकी सरकार थी, उनको न कोई कानून बनाने की इच्छा होती थी, न कोई परिवर्तन लाए, वो सब गाड़ी मजे से चलती थी, मौज चलती थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था, कोई परवाह नहीं, चलते रहते थे। लेकिन जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकार चुनना शुरू हुआ, खास करके 1967 के बाद एसवीडी की गवर्नमेंट्स बनना शुरू हुआ, आप इतिहास देख लीजिए। जब विरोधी दलों की सरकारें बनी तो उन्होंने आर्टिकल 356 का बेफाम तरीके से, अनाप शनाप तरीके से दुरुपयोग किया और हिंदुस्तान में विपक्ष की किसी सरकार को 5 साल तक काम करने का अवसर नहीं दिया, मजबूर किया, उसको तोड़ दिया। मित्रों, धारा 356 का दुरुपयोग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अगर धारा 356 की कब्जाएं हो रही हैं, जरा ज्यादा आलोचना हो रही है, तो उन्होंने विरोधी दल को
शाम राम दंड भेद लोभ लालच सीबीआई पीबीआई जो है सबका उपयोग करके उन दलों को तोड़ा, उनके लोगों को उठा करके किधर ले आए, सरकारों को चलने नहीं दिया। राजभवनों को उन्होंने कांग्रेस भवन बना दिए। वो किसी विचार को, किसी व्यवस्था को, किसी परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी मानसिकता नहीं है मित्रों। जो करेंगे हम ही करेंगे, किसी को करने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, कोशिश की तो उसको खत्म करके रहेंगे। यही कारनामे उनके चलते रहे। और अब जब 356 लगाना मुश्किल हो रहा है, दल बदलू का कानून आने के बाद वो कठिन हो गया है, तब तीसरा उपाय उठाया है, हर किसी के पीछे सीबीआई छोड़ दो। अब देखिए इस देश के विपक्ष के कोई नेता ऐसे बाकी नहीं है जो सरकार में हो और इन्होंने इस पर सीबीआई छोड़ी ना हो मित्रों। क्यों? दबाना, दबोचना, और ये चीजें उनकी लोकतंत्र के प्रति अनास्था को प्रकट करती हैं। उनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। वे राजनीतिक दलों को सम्मान के साथ देखने के लिए तैयार नहीं है, और तब जाकर के ये परिस्थिति पैदा होती है। संस्थाओं को तोड़ना, संस्थाओं को मरोड़ना, और संस्थाएं अगर टूटती नहीं है तो एक के ऊपर दूसरे को बिठा देना, ये एक नई चाल चालू हुई है हिंदुस्तान में। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस कमेटी के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री हो, जो कमेटी एक प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में ब्रिज का बहुत बड़ा काम करती हो, जो संवैधानिक संस्था हो, उसका भी अनादर करना और प्लानिंग कमीशन के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी सोचा नहीं, माना नहीं, कल्पना नहीं की, वैसा एक एनएसी बिठा दिया। एक प्रकार से पिछले 50 साल से जो संस्था कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रही थी, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री थे, उस संस्था को एक प्रकार से नाम मात्र की बनाकर उन्होंने छोड़ दिया और उस पर एनएसी बिठा दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। और वो उसके चेयरपर्सन कौन? तो मैडम। तो फिर प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत क्या थी भाई? इतनी बड़ी कैबिनेट बनाने की जरूरत क्या थी? प्लानिंग कमीशन बनाने की जरूरत थी? इतने अरबों खरबों रुपये देश के खर्च करने की जरूरत क्या थी? और एनएसी भी कैसा? मैंने प्रधानमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके सीधा सवाल करते हुए अभी भाषण में कहा था उनको, रूबरू में वो हाजिर थे। मैंने कहा साहब मुझे बताइए, आप कहते हैं माओवाद खत्म होना चाहिए, आपके भाषण में उल्लेख किया है। माओवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है आपने कहा है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर आज रक्त रंजीन होता जा रहा है। ये रक्त रंजित हो रहा रेड कॉरिडोर आए दिन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। भले भोले निर्दोष नौजवान हाथ में बंदूक उठाने का शौक जग रहा है, देश तबाही के कंगार पर जाके खड़ा है, और आप सिवाय बयान कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं है। तो पूरे हाउस में सन्नाटा हो गया। और मैंने कहा मुझे बताइए, अगर आप, और भाई बहनों गंभीरता से सुनिए और हर गांव गली में बात पहुंचाइए। मैंने प्रधानमंत्री को सीधा सीधा पूछा, मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, आपकी नेशनल एडवाइजर काउंसिल जो है मैडम सोनिया जी जिसके अध्यक्षा हैं, उस एक एनआईसी के मेंबर, एनएससी के मेंबर, उसका एक एनजीओ चलता है, उस एनजीओ की एक अध्यक्षा माओवादी गतिविधियों के कारण जेल में थी, और एक कलेक्टर को किडनैप किया गया था, आपको याद होगा।
उस कलेक्टर को किडनैप किया गया था, उसके बदले में जिन लोगों को छोड़ने की मांग की गई थी, उसमें ये आपके प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई मैडम सोनिया जी के एनएसी के मेंबर के एनजीओ की अध्यक्षा थी। अगर उस अध्यक्षा जो इस प्रकार की गतिविधि में लगी हुई है और वो एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति एनएसी में बैठा हो, तो आप कैसे देश को भरोसा दोगे कि आप माओवाद के खिलाफ लड़ना चाहते? यह संभव है क्या मित्रों? अरे जो पाप कर रहे हैं उन पापियों के साथीदार को अगर आप बगल में बिठाओगे तो पाप नष्ट होने की संभावना है, लेकिन उनको कोई शर्म ही नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, सिर्फ मैडम का भी मुद्दा है ऐसा नहीं है, आप भी बाकी नहीं हो। तो जरा चौंक गए। वैसे तो बहुत स्वस्थ बैठे थे, हिलते नहीं थे, आंख भी नहीं हिलती थी, ऐसे देखा है ना आपने? हाँ, इधर उधर कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, ऐसा चेतना आ गई। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, सिर्फ एनएसी में नहीं, खुद के आपके प्लानिंग कमीशन में आपने उस व्यक्ति को बनाया है मेंबर, एक कमेटी का चेयरमैन बनाया है, जिस पर माओवाद की गतिविधियों का आरोप लगे हुए हैं, जो जेल में थे। भले कोर्ट ने आज उनको जगह दे दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रातों रात उनको सर पे बिठा करके इस देश के पुलिस को डिमोरलाइज कर दो। माओवाद के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जिनकी जान की बाजी लगा रहे हैं, गोलियों को झेल रहे हैं, उसको इस प्रकार से अपमानित करने का कोई कारण नहीं था। प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था। मैं तो उस मीटिंग में हम लोगों ने जितने सवाल उठाए, और मैंने अकेले ने नहीं उठाए हैं, एनडीए सरकार के, एनडीए से जुड़ी हुई सभी सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने दिल्ली सरकार को ढेर सारे सवाल पूछे थे। मित्रों, अब तक दिल्ली की सरकार जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं करती है। आप जान सकते हो, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसा अगर धूलमूल रवैया रहा उनका, निर्दोष लोग मारे जाए और उनको वेदना तक न हो, बयान देने से अधिक कोई काम न हो, तो मित्रों देश कैसे चलेगा? और क्या सही नहीं है कि जब होम सेक्रेटरी मिस्टर पिल्लाई थे, तब एक हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, माओवाद के खिलाफ लड़ने की रणनीति बना रहे थे। जरा देश की जनता को बताया जाए वो कौन लोग थे जिन्होंने न होम सेक्रेटरी को काम करने से रोका था। एक भी व्यक्ति यूपीए का पार्टनर स्टेट का नहीं था। ये सारा पाप करने वाले लोग उन्हीं की पार्टी के सारे लोग थे मित्रों, और उन्हीं माओवादियों ने सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। वो कोई किसी भी दल में क्यों न हो, लेकिन भाइयों बहनों, इंसान की मौत मौत होती है, उसकी पीड़ा सबको होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, दिल्ली की सरकार को इसकी पीड़ा नहीं है, और तब जाकर के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। वो तो इतना ही नहीं, ये कभी कभी कहते हैं कि हमारे साथी पक्षों के कारण हम, ये कोएलिशन कंपल्सन है, ऐसा एक शब्द बोलते हैं, कोएलिशन कंपल्सन है। मैंने एक बार उनको पूछा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी बताइए, इस देश के विदेश मंत्री कौन है उस समय के? वो तो मैंने कहा आप ही की पार्टी के थे। वो विदेश में गए, यूएन की मीटिंग में बैठे थे, और क्या किया? दूसरे देश का भाषण पढ़ना शुरू किया। वाह क्या सीन है! कोई तो समझ आता है भाई, कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हो इस देश का कि जो किसी दूसरे देश के भाषण को पढ़ना शुरू करें? अब ये कोएलिशन धर्म का कंपल्सन था क्या?
आप औरों को दोष दे रहे हो, ये कोई तरीका है क्या देश चलाने का? अगर आप देश ऐसे ही चलाओगे, नॉन सीरियस है मित्रों, हम लोगों की मुसीबत का कारण है वो नॉन सीरियस है। उन्होंने इस देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड माना है, उनको इस देश के नौजवानों के भविष्य की परवाह नहीं है मित्रों। उन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूं, हमने तो नहीं कहा था कि आप ये करो, आपने देश को कहा था, आप वोट ले गए थे। क्या देश के 1 करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार दिया? मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा। भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि पिछले 5 वर्ष में हिंदुस्तान में जो कुल रोजगार मिले हैं, उन रोजगार में से 80% रोजगार भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी पक्षों की सरकारों ने दिया है। 80%। 20% में यूपीए की सरकारें और केंद्र की यूपीए सरकार आती है मित्रों। तो आपने किया क्या? क्या दिया देश को आपने? मित्रों, चाइना, उसके साथ हमारी स्पर्धा चल रही है। पूरा विश्व सोच रहा है चाइना आगे निकल जाएगा, हिंदुस्तान आगे निकल जाएगा, चर्चा चल रही है। उस चाइना ने युवकों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अभियान चलाया, एक तरफ पूरी विश्व एक तरफ है और एक तरफ अकेला चाइना है, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है और हम उंगलियों पर गिन रहे हैं कितना हुआ। क्या इससे परिवर्तन आएगा? क्या देश इस दिशा में काम करेगा? क्या देश के नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? मित्रों, जिस प्रकार का अनरेस्ट पैदा हो रहा है, जिस प्रकार का नौजवानों में आक्रोश पैदा हो रहा है, अगर समय रहते इन नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य को देश हित के काम में हमने नहीं लगाया तो यही हमारे लिए संकट का कारण बन जाएंगे। ये दिल्ली की सरकार को समझना चाहिए। क्या कारण है कि आए दिन दिल्ली में कोई भी घटना घटती है तो जंतर मंतर पर नौजवानों की भीड़ लग जाती है मित्रों। कोई नेता नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ आक्रोश व्यक्त करने के लिए आ जाते हैं। क्यों? ये देश का भला इसमें होगा कि हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मित्रों, इस देश का 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। 35 से कम उम्र की संख्या 65% से ज्यादा है। मित्रों, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे जवान देश है। मित्रों, जिस घर में बेटा जवान होता है वो मां बाप कितने खुशी आनंद करते हैं। ये देश है कि जहां ऐसे लोग बैठे हैं कि जहां जवान को बोझ लगता है। मित्रों, जवान अगर जो बोझ लगता है तो भारत का भाग्य कौन बदलेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत पूरी तरह विफल हो चुकी है। किसी मोर्चे पर उन्होंने सही काम नहीं किया है, कोई काम ढंग से पूरा नहीं किया है। मित्रों, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस देश को ऐसी सरकार से बचाएं। अटल जी की सरकार थी। 21वीं सदी के प्रारंभ के 2-3 साल अटल जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था। और आप सब याद कीजिए मित्रों, सिर्फ हम भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए याद करिए ऐसा नहीं, आप उस समय के कोई भी मीडिया के अखबार उठा लीजिए। एक विश्वास पैदा हुआ था। 21वीं सदी के पहले 3 वर्ष एक आशा बंधी थी, चलो यार देश खड़ा हो रहा है, देश अब चलने लगा है, देखते ही देखते देश दौड़ने लग जाएगा। ये चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण, एक पॉजिटिव फीलिंग, ये चारों तरफ नजर आ रहा था। मित्रों, अचानक 2004 में इन लोगों के आने के बाद जो नैया ऐसी गहरी डूबती चली गई। अब तो देखना पड़ता है कि 21वीं सदी कहां है और हम कहां है। यह हालत देश की बन चुकी है मित्रों। भारत को
असहाय नहीं छोड़ा जा सकता है। देश के नौजवानों के भविष्य को असुरक्षित नहीं किया जा सकता है। देश की माताएं बहनें, उनके भी सपने होते हैं। आज से 25 साल पहले बहनों की सोच और आज की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। वो दुनिया को देखने समझने लगी है, उसके भीतर भी एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं। वो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहती है, वो राष्ट्र के विकास में जुड़ना चाहती है। लेकिन दिल्ली की सल्तनत के पास 100 करोड़ से अधिक ये देश, जिसकी 50% जनसंख्या हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए दिल्ली की सल्तनत को कोई फुर्सत नहीं है देखने की विद्रोह। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए एक राज्य सत्ता के परिवर्तन का एजेंडा नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का एजेंडा है। हमारे लिए कुर्सी पाना एजेंडा नहीं है भाजपा के लिए, हमारे लिए एजेंडा है राष्ट्र के कोटि कोटि नागरिकों को सम्मान वापिस दिलाना, राष्ट्र के कोटि कोटि नागरिकों को एक विश्वास वापिस दिलाना, राष्ट्र के कोटि कोटि नागरिकों में फिर से एक बार भरोसा पैदा करना। ये सपना लेकर के हम जी जान से जुटने के लिए निकलना है। मित्रों, चुनाव, उसमें प्रचार अभियान का भी महत्व होता है, व्यवस्था तंत्र का भी महत्व होता है और रणनीति का भी महत्व होता है। और तीनों एक ढंग से जब चलते हैं तब परिणाम मिलता है। कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं कि जनता को कांग्रेस को हटाओ ये समझाने के लिए बहुत मेहनत पड़ी, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहां 6 उपचुनाव हुए, 4 विधानसभा के और 2 लोकसभा के, और 6 की 6 सीटें कांग्रेस की थी और जमाने से कांग्रेस का कब्जा था। जनता इतनी नाराज है इन लोगों पर, सब साफ कर दिया, सब साफ कर दिया। और मार्जिन भी इतना दिया है कि मित्रों, कांग्रेस के लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि जनता का मिजाज क्या है। भाइयों बहनों, हम इस बात को लेकर के चलें, हम अखबार में दिखें या न दिखें, टीवी पर चमके या न चमके, हम कोशिश करें जनता जनार्दन के दिलों में हमारी जगह बन जाए। दोस्तों, एक बार उस सपने को लेकर के हम चलेंगे तो राजनाथ जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को फिर से एक बार जो काम अटल जी छोड़ के हमारे पास रखा हुआ है, उस काम को हम सब आगे बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान को 21वीं सदी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर उठेगी। इसी एक अपेक्षा और सब शुभकामनाओं के साथ और फिर एक बार मनोहर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं मित्रों, मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, वे भी एक मुख्यमंत्री हैं, तो परेशानियां मैं जानता हूं। आप देखिए गोवा में माइंस का कितना बड़ा संकट आया है, सारी एक्टिविटी रोक ली है ना, यही हुआ है ना। ये दिल्ली सरकार है, उसने 2 काम करती है। एक, जो कुछ भी है उसको बांटो, इसको दे दो, इसको दे दो। क्यों? क्योंकि कुर्सी वापिस आ जाए। अच्छे काम के लिए रुपये खर्च करने की न उनको समझ है न करने का इरादा है। और दूसरी तरफ पॉलिसी पैरालिसिस। आप देखिए, उनकी नीतियों की ये दुर्दशा के कारण हिंदुस्तान में एक तरफ 30,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले कारखाने पड़े हुए हैं, फिर भी देश अंधेरे में है। क्यों? कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? कोयला देने की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने जहां पूछना है वहां से जवाब नहीं आया है। आप मुझे बताइए भैया, अगर ऐसा ही चलेगा तो देश में कितने दिन औरों को जिनके पास कोयला है कितने दिन चलेगा? हमारे गुजरात में मित्रों आज हमारी 3,000 जैसे ज्यादा मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं।
क्यों कोयला नहीं है, गैस नहीं है? कारण दिल्ली सरकार का निर्णय नहीं है। क्या कोई देश ऐसे चल सकता है? मैं तो हैरान हूं साहब इन लोगों के दिमाग पर। अभी एक क्रिकेट का गड़बड़ हुआ तो जो महाशय सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, सालों तक जिंदगी काला कोट पहन करके बिताई है, वो अचानक टीवी पे आकर के बोलते हैं कि हम इसके लिए कठोर कानून बनाएंगे। उनको मालूम नहीं है कि ये कानून बनाने का कार्यक्षेत्र राज्य का है, ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, फिर वो बोल देते हैं। अब लोग पूछते क्यों नहीं बनाया, तो अब समझ में आया कि यार ये तो हमारा काम नहीं था, हम तो यूं ही बोल दिए थे। ऐसे लोग मिनिस्टर हो सकते हैं क्या देश में? उनको हां, बहुत एक तो वो एक मॉडल कानून बना करके बेशक बना नहीं सकते कानून, लेकिन जिन लॉ मिनिस्टर को इतना प्राइमरी नॉलेज नहीं है वो आपका न्याय कर रहा है, बताओ क्या होगा भाई? ये हालत है जी। मैं ऐसी सैकड़ों चीजें आपको गिना सकता हूं दोस्तों, और इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना यह हमारा सपना होना चाहिए, और इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण। सारी समस्याओं की एक ही जड़ी बूटी है मित्रों, आपको हर समस्या का जवाब एक ही में है, देश को कांग्रेस से मुक्त करो। अगर कांग्रेस से मुक्त करेंगे हर समस्या का समाधान मिलेगा, विकास की नई ऊंचाइयां मिलेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, माता बहनों को सुरक्षा मिलेगी, राष्ट्र गौरव के साथ आगे बढ़ेगा, गांव गरीब किसान खेत और खलिहान के अंदर खुशहाली की नौबत आएगी। शर्त यही है कांग्रेस भगाओ। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, ये सपना लेकर के हम चले, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। दो मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए वंदे 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 वंदे।